जय हिंद दोस्तों, मैं मोहम्मद मतीन मॉडर्न क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जो चैप्टर लेके आए वो है पर्यावरण, यानी पर्यावरण का जो अगला भाग है उसके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं, जो है आपका जैव विविधता का संरक्षण। यानी जैव विविधता का संरक्षण हमने किस प्रकार से किया था? इन सीटू पद्धति के द्वारा, यानी स्वस्थान पद्धति के द्वारा। स्वस्थान पद्धति में हमने क्या क्या पढ़ा दिया आपको? राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य और जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र। दोस्तों, अब हम बात करने जा रहे हैं जो बाह्य यानी कि एक्स सीटू पद्धति, यानी कि एक्स सीटू संरक्षण, जिसको बाह्य स्थान संरक्षण कहा जाता है। दोस्तों, अब इसी में आइए चर्चा करते हैं कि जैव विविधता का संरक्षण किस प्रकार से हम बांटते हैं। तो दोस्तों, जो पहली बात हम करते हैं क्या, यानी जैव विविधता को दो तरीके से हम डिवाइड करते हैं, यानी जैव विविधता को बचाने के लिए हम दो तरीके से उसको बांटते हैं। क्या है? पहला एन सीटू संरक्षण, यानी एन सीटू पद्धति, एन सीटू सिस्टम के द्वारा, जिसे हिंदी में स्वस्थान पद्धति कहा जाता है। स्वस्थान का मतलब होता है कि जीव जंतु, पेड़ पौधे, पशु पक्षियों को उसके उसी स्थान पर ले जाकर हम कुछ सुरक्षा मुहैया कराते हैं, सुरक्षा प्रदान करते हैं, उसी को बोलते हैं स्वस्थान पद्धति। दोस्तों, इस तरीके से प्रश्नों का लेवल देखा जाए तो अभी जैसे कि अभी जो भी एग्ज़ाम होने हैं, चाहे नेट जीआरएफ का हो, चाहे लेखपाल का हो, एसएससी बैंक रेलवे का, अब याद रखिएगा पर्यावरण से रिलेटेड एक या दो प्रश्न बहुत आने हैं, काफ़ी कई बार आएगा, ठीक है ना। तो दोस्तों, इन सीटू पद्धति यानी स्वस्थान पद्धति हो जाएगा। अब स्वस्थान पद्धति में कितने कितने तरीके से हम इसका सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। जैसे पहली बात करते हैं तो पवित्र झील। अब दोस्तों, पवित्र झील का मतलब क्या है कि जो झील पवित्र रहती हैं, अगर आप प्रदूषित झील रहेगा उसके अंदर क्या जीव जंतु उत्पन्न हो सकते हैं? क्या मछलियाँ उसके अंदर जीव जंतु या मछलियाँ या कोई जीव जंतु उसके अंदर पानी पिएंगे? नहीं पिएंगे। यानी वह भी एन सीटू पद्धति के तहत ही आता है, क्योंकि हम क्या करते हैं, उसी झील को चारों ओर क्या करते हैं, कुछ घेरा बना देते हैं या उसके लिए कोई संरक्षण प्रदान करते हैं, कोई अधिनियम पारित करके, एक अधिनियम पारित करके उसकी संरक्षा प्रदान करते हैं, यानी सुरक्षा प्रदान करते हैं। इसीलिए उसको हम एन सीटू पद्धति के तहत रखते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों उपवन। उपवन का मतलब होता है एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पेड़ पौधे, पशु पक्षी हों, यानी या सिर्फ पेड़ पौधे हों, जिसको हम बगीचा बोल सकते हैं। उपवन हो, उसको हम क्या करते हैं, चारों ओर से डिवाइड मतलब एक तरीके से देखा जाए घेरा बना के उसके हम सुरक्षा प्रदान कर देते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं? उपवन। यानी उपवन भी क्या आएगा, वो इन सीटू पद्धति के अंतर्गत आएगा। आगे बात करते हैं जीवमंडल। जीवमंडल नीचे, यानी जीवमंडल क्या होता है? वह जीवमंडल यानी जीव का वह क्षेत्र जहाँ पर जीव जंतु हों, उसको हम एक मंडल की तरह एक घेरा बना के उसके अंदर सुरक्षा प्रदान करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? जीवमंडल नीचे, ठीक है। अब दोस्तों, बात करते हैं राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान ये नेशनल लेवल पर काफ़ी बड़े में होता है और यहाँ पर जितने भी जीव जंतु हैं वह पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं कि वह किसी का भी मतलब शिकार करके खा सकते हैं, और बंदर या फिर कोई जो भी जीव जंतु, जो भी जानवर हो, दूसरे पेड़ पौधों को खा सकते हैं। लेकिन वहाँ पे रहने वाले पशु पक्षी, पेड़ पौधे अपना पेट भरने के लिए या अपना जो करने के लिए स्वतंत्र हैं, मगर उसमें बाहरी हस्तक्षेप नहीं हो सकता। यानी ना तो उसके अंदर कोई इंसान जा सकता है, ना बाहरी पशुओं को उसमें प्रवेश कराया जाएगा। उसमें रिसर्च के लिए अनुमति होता है कि साइंटिस्ट या वैज्ञानिक उसमें रिसर्च के लिए जा सकते हैं, ठीक है। वहीं अभ्यारण्य की बात करेगा तो अभ्यारण्य की बात में हम ये जानते हैं कि उसमें आप वन अधिकारी से संपर्क करने के बाद उसमें आप जा भी सकते हैं। यहाँ पे लकड़ियों का कटाव भी किया जा सकता है अगर वो उपयोगी हो तब। वहीं राष्ट्रीय उद्यान में किसी प्रकार की लकड़ी चाहे सूख गई हो, चाहे किसी भी तरीके से उसको आप काट नहीं सकते हैं, ठीक है। जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र में क्या होता है दोस्तों? जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र में जो होता है कि देश के वह क्षेत्र होते हैं जहाँ पर जीवों की सुरक्षा करने के लिए एक आरक्षित क्षेत्र बना दिया जाता है और उसी को हम जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, ये तो हो गया इंस्टीट्यूट यानी स्वस्थान पद्धति। और स्वस्थान पद्धति मैंने पढ़ा दिया आपको, राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य और जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र। दोस्तों, यही सब चीज़ें पूछता है, मगर आप ये जानते रहिएगा कि पवित्र झील भी आपको किस में आएगा? वह स्वस्थान संरक्षण के अंतर्गत ही आएगा, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों बाह्य स्थान पद्धति, तो यानी एक्स सीटू सिस्टम, यानी एक्स सीटू कंजर्वेशन, संरक्षण। अब इसमें देखिए दोस्तों, पवित्र पौधे व घरेलू बगीचे। दोस्तों, कभी आपने देखा है तुलसी को लोग घरों में लगाते हैं, यानी तुलसी को हम बाहर से लाकर घरों में लगाते हैं, वरना आप बाहर कहाँ पाएंगे तुलसी को? कभी देखें कभी फला हुआ या फिर कहीं रास्ते से जा रहे हैं आपको तुलसी का पौधा दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता, बहुत कम दिखाई देता है। यानी इसको हम क्या करते हैं, बाहर से लेकर आते हैं, घर में इसको लगाते हैं और सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो ये किस में आएगा? एक्स सीटू पद्धति के अंतर्गत आएगा, क्योंकि हम एक जगह से लेकर दूसरी जगह लेके जाते हैं, ठीक है। वहीं घरेलू बगीचे जो होते हैं वो क्या करते हैं, हम पेड़ पौधों को लगाते हैं, यानी उखाड़ के ले आते हैं या फिर जाते हैं मार्केट से खरीदते हैं, नर्सरी से जाकर खरीद लेते हैं और ख़रीद के हम लगाते हैं। लगाने के बाद उसको हम एक बगीचे के रूप में स्थापित करते हैं, ठीक है।
यानी घरेलू बगीचे। अब बात करते हैं बीज बैंक। दोस्तों बीज बैंक वह बैंक होता है जिसमें अन्य प्रकार के सभी बीजों को लाया जाता है, वहाँ पे सुरक्षित रखा जाता है, उसमें जो नमी वाली मात्रा होती है उसको दिया जाता है और उसी के तहत उसको सुरक्षा प्रदान करके फिर बाद में लोगों को दे दिया जाता है कि आप अपने इसको लगाइए, और सुरक्षा प्रदान की जाती है, यानी उसको ले आकर कहीं ना कहीं रखा जाता है। इसीलिए वो उस बैंक को बीज बैंक कहा जाता है। अब बात करते हैं जीन बैंक, जिनको हम वंश कहते हैं, यानी जेनेटिक्स से संबंधित है। ये जीन बैंक क्यों कहा जा रहा है? यानी कि हर प्रजातियों का, चाहे वो घरेलू, चाहे वो जीव जंतु हो, चाहे पशु पक्षी हो, उनका जीन को हम यहाँ एकत्रित करते हैं उन पौधों के, ताकि उनकी जो वंशागति है वो बना रहे। ठीक है। निम्न तापीय संरक्षण, यानी कि जो पेड़ पौधे, जो पशु पक्षियाँ होते हैं या फिर जो पौधे होते हैं, उनके जो बीज होते हैं उनको हमें निम्न तापमान पर रखना पड़ता है। उनके लिए एक अलग से संरक्षण प्रदान किया जाता है जिसे निम्न तापीय संरक्षण कहा जाता है। ठीक है। अब दोस्तों जो इम्पोर्टेंट वो देखिएगा, प्राणी बगीचा। यानी प्राणी बगीचा का मतलब ये होता है, हम लोग कभी क्या करते हैं, एक तो बगीचा स्थापित करते हैं, फिर उसमें कुछ जीव जंतुओं को भी डालना शुरू कर देते हैं, ला कर डालते हैं, उसे हम बोलते हैं प्राणी बगीचा। ठीक है। वनस्पति बगीचा का मतलब होता है कि वनस्पतियों को ले आकर हम लगा देते हैं, उसी को बोलते हैं वनस्पति बगीचा, ऐसे समझिएगा। ठीक है। वृक्ष उद्यान क्या होता है दोस्तों? वृक्ष उद्यान में क्या होता है, वृक्षों को तो लगाया जाता है, उसके साथ फुलवारी का भी उसमें लगा दिया जाता है, जिससे लोगों को मनमोहक लगे और लोग आएँ उसमें, और उसी में ढेर सारे पेड़ पौधे, पशु पक्षी भी आएँ। और अगर जब पशु पक्षी भी आते हो तो उसमें छोटी छोटी कीटे भी आते हैं, जैसे मधुमक्खी हो गया और तितली भी हो गई, तो वो आकर्षण का केंद्र बनते हैं। ठीक है। अगर मधुमक्खी आएगी तो उसमें क्या करेगी, मधुमक्खी आएगी तो उसमें क्या करेगी, शहद का उत्पादन करेगी, शहद का उत्पादन करेगी तो एक हिसाब से जो है हमारे इकोनॉमिक्स कंडीशन को ऊपर बढ़ाती है। ठीक है। जल तंत्र। अब दोस्तों जल तंत्र में क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, जलों में क्या करते हैं, बाहर से जीवों को ला के छोड़ते हैं, जैसे मछली हो गया या बत्तख हो गया, घड़ियाल हो गया, कछुआ हो गया, लाकर हम छोड़ते हैं ना, तो उसमें हम उसका संरक्षण प्रदान करते हैं, उसी को बोलते हैं जल तंत्र संरक्षण, यानी जल तंत्र संरक्षण। अब दोस्तों बात करते हैं जो इंपॉर्टेंट वो है चिड़ियाघर। चिड़ियाघर में हम क्या करते हैं, हम जब चिड़ियाघर में जाते हैं, देखते हैं दोस्तों, क्या देखते हैं हम, उसमें अगर बाघ मिलेगा तो बाघ का भी एक संरक्षण प्रदान किया जाता है कि 4-10 बाघ उसमें डाल दिया जाता है और उसको उसी के अंतर्गत रखा जाता है। अगर वो छोड़ दिया जाएगा तो बगल वाले कैबिन में या बगल वाले जो पिंजड़े में क्या रहता है, हिरन, तो शेर जो है हिरन को खा लेगा, फिर वो क्या होगा, सुरक्षा प्रदान नहीं हो पाएगा। ठीक है। और वहीं देखेंगे तो कुछ तालाब में क्या रहता है, उसमें बत्तख रहेंगे बड़े बड़े, या उसी के बगल वाले तालाब में घड़ियाल रहेंगे, मगरमच्छ रहेंगे। तो दोस्तों ढेर सारी मछलियाँ भी होती है उसमें। ठीक है। शाकाहारी मछलियों को अलग रखा जाता है, मांसाहारी मछलियों को अलग रखा जाता है। यानी कि हम क्या करते हैं, चिड़ियाघर में ढेर सारे जीव जंतु पाएंगे, लेकिन उनका अलग से घेरा बनाया रहता है। कुछ बंदर रहेंगे, कुछ हुक्कू बंदर रहेंगे, कुछ चिंपैंजी रहेंगे, घड़ियाल, मगरमच्छ, सारस, हिरन। ठीक है। इन सब ढेर सारे जीवों को हम रखते हैं, यानी अजायब घर जिसको बोलते हैं, यानी वेराइटी के अनेक प्रकार के जीवों को वहाँ रखा जाता है, उसी को बोलते हैं चिड़ियाघर। तो दोस्तों इसमें जो चिड़ियाघर के बारे में एक प्रश्न पूछता है, एक या दो पर एक प्रश्न पूछता है, वो क्या पूछता है कि भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन सा है। तो पहले बात समझते हैं कि अब चिड़ियाघर को हमने किस में रखा, एक सीटू पद्धति, यानी बाह्य सिस्टम, यानी बाह्य स्थान संरक्षण के अंतर्गत रखे हैं। तो बाह्य संरक्षण क्या होता है, लिखित में आप समझिएगा, जरा सा लिखित में समझिए, चूँकि कभी कभी प्रश्न ऐसे पूछ लेता है कि ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा वनस्पतियों एवं जानवरों को विलुप्त प्राय प्रजातियों का संरक्षण उनके प्राकृतिक आवास से हटाकर दूसरी जगह दिया जाता है या दूसरी जगह उसकी सुरक्षा किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, बाह्य स्थान संरक्षण। ठीक है। मगर आप समझिएगा, ऐसी प्रक्रिया है, यानी कि बाह्य स्थान संरक्षण ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा वनस्पतियों एवं जानवरों की विलुप्त प्राय प्रजातियों का संरक्षण उनके प्राकृतिक आवास से अलग किया जाता है। अब बात समझ में आ रहा है, जैसे मान लिया हमने देखा कोई पेड़ है, अब देख रहे हैं कि यार क्या बात है, ये बड़ा सूखा होता जा रहा है, तो हमने क्या इन्फॉर्म किया वन अधिकारी को। वो लोग आएंगे, देखेंगे, कहेंगे अरे यार ये तो बहुत अच्छा पेड़ है, मगर इसको क्या कर कुछ कीट उट लग गया है, उसको वहाँ से उखड़वाते हैं, उखाड़ के लेके जाते हैं अपनी एक जगह पर जहाँ पर रिजर्व होता है, वहाँ पर रखते हैं, वहाँ पर नाइट्रोजन के छिड़काव करते हैं, यानी उसे रोग मुक्त करते हैं। रोग मुक्त करने के बाद उस पेड़ को हम हरा भरा बना देते हैं। ठीक है। तो यानी उसको क्या किया, एक जगह से हटाकर दूसरी जगह पर हम लगा देते हैं, उसी को बोलते हैं बाह्य स्थान पद्धति। या कोई जीव जंतु है, अगर वो जो है कहीं है, अगर वो देखा जाए 1-2 यार जानवर कहीं मिल गए मार्केट में, अब मतलब टहलते हुए मिल गए, तो उसको क्या करते हैं, उठा के ले जाकर हम चिड़ियाघर में या कहीं पर ऐसे जगह डाल देते हैं जहाँ पर उसकी सुरक्षा प्रदान की जा सके। ठीक है। उसे बोलते हैं बाह्य स्थान संरक्षण।
अब बात समझते हैं दोस्तों। पहला जो हमने बात की जू के बारे में यानी चिड़ियाघर के बारे में। यह जीव जंतुओं का वह कृत्रिम आवास स्थान है, यानी कि जीव जंतुओं का कृत्रिम आवास स्थान, यानी जिसको मनुष्यों ने बनाया है, ठीक है ना, आवास स्थान है। भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर जूलॉजिकल गार्डन चिड़ियाघर है, यानी जूलॉजिकल गार्डन चिड़ियाघर जो है ये कहाँ पर है? कलकत्ता में है। कहाँ पर? ये कलकत्ता के अलीपुर में है, यानी पश्चिम बंगाल में है। कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर। ये नाम याद रखिएगा, जूलॉजिकल गार्डन चिड़ियाघर है। यह पश्चिम बंगाल के कलकत्ता राजधानी है, वहाँ के एक अलीपुर एक जगह का नाम है, एक प्रांत का, एक ज़िले का नाम है, उस ज़िले में है जूलॉजिकल गार्डन। यह भारत का सबसे बड़ा है। छोटा नहीं पूछता इस क्यों? क्योंकि जो भी चिड़ियाघर होता है उसको बाद में सरकारें क्या करती है, उसको विस्तृत रूप देके उसमें हमने राष्ट्रीय उद्यान या वन्यजीव अभ्यारण्य उसमें स्थापित कर दिया है, इस वजह से उसको चिड़ियाघर नहीं कहेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों, तिरुवंधापुरम जूलॉजिकल गार्डन यह भारत का सबसे पुराना चिड़ियाघर है। इसकी स्थापना 1859 में किया गया। तिरुवंधापुरम कहाँ पर है? केरल में दोस्तों। इसकी स्थापना कब हुई थी? वर्ष 1859 में। दोस्तों ये भारत का सबसे पुराना चिड़ियाघर है। हालांकि प्रश्न इससे बहुत कम बनते हैं, लेकिन हाँ, जूलॉजिकल गार्डन के बारे में ये पूछता है, जूलॉजिकल गार्डन या भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन सा है? तो जूलॉजिकल गार्डन है। कहाँ पर है? कलकत्ता में। कलकत्ता की जगह पर? अलीपुर में। अलीपुर कहाँ पर है? कलकत्ता में। कलकत्ता कहाँ है? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल कहाँ पर है? इंडिया में है, ठीक है। कहीं से भी कंफ्यूज नहीं होना, वो घुमा के पूछ सकता है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं पक्षी विहार के बारे में। दोस्तों पक्षी विहारों से बात करते हैं तो पक्षी विहार से प्रश्न कई बार पूछा गया है। अब जब यहाँ हमने बात किया है चिड़ियाघर के बारे में, तो चिड़ियाघर हो गया यानी एक बाह्य आवास, बाह्य स्थान पद्धति हो गया, बाह्य स्थान संरक्षण हो गया। उसी में आते हैं हम पक्षी विहार के बारे में जानते हैं। पक्षी विहार होता क्या है? पक्षियों के संरक्षण के लिए जहाँ पर पक्षियों को एक विशेष प्रकार से सुरक्षित रखा जाता है, उसे पक्षी विहार कहते हैं। यानी एक विशेष प्रकार से पक्षियों को लाकर सुरक्षित रखा जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? पक्षी विहार कहा जाता है। अब बात करते हैं, ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल पक्षी का आवास स्थान पश्चिमी घाट है। अगर ये चित्र आप नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिए, यही है ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल पक्षी। ये बहुत खूबसूरत पक्षी होती है और इसके बारे में बताया जाता है कि भारत के पश्चिमी घाट में मिलता है और श्रीलंका में भी पाया जाता है। और यहाँ तक ये भी कहा जाता है कि पश्चिमी घाट यानी केरल और तमिलनाडु कर्नाटक के साइड मिलता है, लेकिन उसके बाद ये क्या करता है, बारिश के दिनों में श्रीलंका में भी चला जाता है, आते जाते रहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल पक्षी ये देखिएगा का आवास स्थान पश्चिमी घाट है। क्या है? पश्चिमी घाट। यानी कि अगर भारत का हमारा जो ये स्थल है पश्चिमी घाट, मतलब देखिए ये है ना, ये वाला कहलाता है पश्चिमी घाट। ये भारत की दूसरी सबसे लंबी पर्वतमाला है पश्चिमी घाट, यहाँ पर दिखाई देता है और यहीं पे है श्रीलंका। तो यहाँ पर और यहाँ पर ज़्यादा पाया जाता है। ये कौन सा है? पश्चिमी घाट में पाया जाता है। कौन सी पक्षी है? ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल पक्षी का आवास स्थान पश्चिमी घाट है। वनों की कटाई होने से इस पक्षी की प्राकृतिक आवास नष्ट हो रहा है। वनों की कटाई होने पर ये इसकी क्या है, प्रकृति नष्ट हो रही है, यानी इसके वंशज जो है नष्ट हो रहे हैं। इस वजह से इसके भी संरक्षण के कई कार्य किए गए हैं। कर्नाटका में भी और तमिलनाडु में भी पक्षी विहारों की संख्या बढ़ रही है धीरे धीरे, वहाँ पर भी पक्षियों का संरक्षण किया जा रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं, यह पक्षी भारत के अलावा नेपाल, भूटान, चीन, इंडोनेशिया देशों में आदि में पाया जाता है। दोस्तों यह यानी ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल जो पक्षी ये कहाँ पाया जाता है? नेपाल, भूटान, इंडोनेशिया, श्रीलंका आदि राज्यों में, आदि देशों में भी पाया जाता है, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं पक्षी विहार और कुछ ज़िले यूपी के और कुछ प्रांत जहाँ जहाँ पर ये पक्षी विहार पाए जाते हैं, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, जो पाए जा रहे हैं वहाँ के बारे में तो चर्चा करेंगे। लेकिन स्पेशलिटी यानी जो जिसके बारे में प्रश्न पूछता है तो बहुत ढेर सारे, लेकिन क्या फ़ायदा है, ठीक है ना। हमें उतना जानकारी रखना जिससे सिलेक्शन हो जाए, उससे अधिक बल की जानकारी रखना है। तो पहले बात करते हैं नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ पर है? ये उन्नाव में है। कहाँ पर है? उन्नाव में है, ठीक है। उसके बाद ओखला पक्षी विहार कहाँ पर है? गौतम बुद्ध नगर, जिसको हम नोएडा के नाम से जानते हैं। नोएडा का फुल फॉर्म होता है न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, नोएडा, NOIDA, नोएडा। कहाँ पर? उसे गौतम बुद्ध नगर भी बोलते हैं। नोएडा वहाँ के एक छोटा सा क्षेत्र होता है जहाँ पर इंडस्ट्रियल सेक्टर होता है वहाँ पर। अब बात करते हैं समस्पुर पक्षी विहार, यह है रायबरेली में। समस्पुर पक्षी विहार रायबरेली में। पर्वतीय अर्गा पक्षी विहार कहाँ पर है? गोंडा में है। ये कहाँ पर है? गोंडा में है। उद्धव पक्षी विहार ये है साहेबगंज। साहेबगंज कहाँ पर है दोस्तों? बिहार में है। साहेबगंज झारखंड में है, नहीं सॉरी बिहार में है। तो साहेबगंज पक्षी विहार कहाँ पर है? बिहार में है। वहीं बात करते हैं बखीरा पक्षी विहार कहाँ पर है? संत कबीर नगर में। यूपी का एक ज़िला है जिसको बोलते हैं संत कबीर नगर, वो है बखीरा पक्षी विहार। लाख बहोशी या लाख बहाशी पक्षी विहार कहाँ पर है? कन्नौज में।
ये वही कन्नौज है जहाँ पर गंगा नदी में प्रदूषण स्टार्ट होता है, यानी गंगा नदी में प्रदूषण की शुरुआत होती है। जहाँ पर शीशे की फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री से निकलने वाले मलबे के कारण गंगा नदी में प्रदूषण वहीं से स्टार्ट हो जाती है और कन्नौज कानपुर में आते आते सबसे अधिक मात्रा में जो कचरे डाला जाता है वो कानपुर में डाला जाता है। कभी कभी प्रश्न पूछता है कि सबसे अधिक कहाँ से कहाँ तक के बीच में गंगा नदी प्रदूषित होती है, तो कानपुर से इलाहाबाद के बीच में। इलाहाबाद के बीच में कम क्यों हो जाता है? क्योंकि उसी इलाहाबाद में एक नदी आके मिलती है जिसका नाम यमुना। तो यमुना देखा जाए तो उसकी अपेक्षा में थोड़ा कम प्रदूषित होती है, दोनों जल मिलता है तो प्रदूषण की मात्रा कम हो जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं सांडी पक्षी विहार। सांडी पक्षी विहार कहाँ पर है दोस्तों? हरदोई में है। समान पक्षी विहार मैनपुरी में है। विजय सागर पक्षी विहार कहाँ पर है? हमीरपुर महोबा, यह भी यूपी का जिला है। पटना पक्षी विहार, दोस्तों पटना पक्षी विहार का हर एग्जामों में, मैक्सिमम एग्जामों में पूछ लेता है। यूपी लेवल के एग्जाम में लोगों को कन्फ्यूजन के कारण वो निशान लगा देते हैं बिहार में, तो बिहार नहीं है, वो है एटा। क्या है? एटा है ना। सूर सरोवर पक्षी विहार कहाँ पर है? आगरा में। सूर सरोवर पक्षी विहार आगरा में दोस्तों। और बेतीलाल पक्षी विहार ये कहाँ पर है? प्रतापगढ़ है। बेतीलाल पक्षी विहार प्रतापगढ़ में। एक आध दो के नाम चेंज हुए हैं, किसके किसके नाम चेंज हुए हम आगे चर्चा करते हैं। सुरहाताल पक्षी विहार कहाँ पर है? बलिया में है। सलीम अली पक्षी विहार जम्मू कश्मीर में है। घाना पक्षी विहार राजस्थान में है। नल सरोवर पक्षी विहार गुजरात। सुल्तानपुर पक्षी विहार कहाँ पर है? हरियाणा में है। ठीक है दोस्तों, आइए कुछ तथ्यों के बारे में जानते हैं, उसके बाद तितली संरक्षण के बारे में हम बात करते हैं। तथ्य क्या है? सुरहाताल पक्षी विहार लोकनायक पक्षी विहार है। सुरहाताल का नाम बदल कर लोकनायक पक्षी विहार कर दिया गया, यहाँ लिख दे रहे नया नाम। ठीक है, सुरहाताल पक्षी विहार का नाम बदल क्या कर दिया गया? लोकनायक पक्षी विहार। ठीक है, बेतीलाल पक्षी विहार का नाम बदल कर दिया गया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार प्रतापगढ़, यानी कि बेतीलाल पक्षी विहार का नाम बदल कर दिया गया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार। ठीक है, नवाबगंज पक्षी विहार का नाम बदल कर दिया गया है शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार। नवाबगंज पक्षी विहार का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है? शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार। अब बातें हैं, भारतीय पक्षी विज्ञानी और प्रकृतिवादी सलीम अली को बर्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। बर्ड्समैन ऑफ इंडिया कहा जाता है किसे? बर्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? सलीम अली को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये एक क्या कहते हैं, ये पक्षी वैज्ञानिक थे और इन्होंने एक किताब लिखी थी। उस किताब का नाम था हैंड बुक ऑफ द बर्ड्स ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। इन्होंने लिखा ये कि यार मैंने चिड़ियों को, पशु जब चलने लगते हैं तो उसके पीछे कुछ कीड़े उड़ते रहते हैं, उन कीड़ों को पक्षियों के पीछे पीछे यानी जाके उसको खाते हुए देखा है। वो कंडीशन इतना लुभावना होता है, इतना अच्छा होता है, वो दृश्य देखते ही बनता है कि एक जानवर जा रहा है, उसके पीछे क्या है कि कुछ कीड़े उड़ रहे हैं, उस कीड़े को खाने के लिए चिड़ियाँ जा रही है। तो उन्हें उस कंडीशन को उन्होंने एकदम लुभावने तरीके से उसके अपने बातों को रखा है और इन्होंने ही बहुत ज़्यादा संरक्षण भी किया था चिड़ियों का। इसी वजह से इन्हें बर्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। किसे? सलीम अली को। क्या नाम इनका? सलीम अली। इनको कहा जाता है बर्ड मैन ऑफ इंडिया। इनके बुक का नाम याद रखिएगा, हैंड बुक ऑफ द बर्ड्स ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। ठीक है, ये किसने लिखा है? सलीम अली ने लिखा है। दोस्तों एक प्रश्न बनता है तितली संरक्षण से। ठीक है, तो भारत का पहला तितली उद्यान कहाँ पे? बन्नरघट्टा जैविकी उद्यान, कर्नाटक में है। बन्नरघट्टा, कभी कभी पूछता है कि तितली उद्यान कहाँ पर है? बन्नरघट्टा है। या बन्नरघट्टा तितली उद्यान कहाँ पर है? कर्नाटका में है। इस तरीके से प्रश्न पूछता है। तो बन्नरघट्टा जैविकी कहाँ पर है? ये कर्नाटक में है। यहाँ पर तितली का संरक्षण किया जाता है और कई प्रकार की तितलियाँ हैं जो छोटे और बड़े हैं, उनके बारे में हम चर्चा थोड़ा सा कर लेते हैं। कभी कभी बड़े तितली, सबसे बड़ी तितली कौन सी है उसके बारे में प्रश्न पूछता है। और महाराष्ट्र राज्य ने राज्य तितली भी घोषित किया है। किस तितली को? नाम यहाँ पर लिखा हुआ है। ब्लू मॉर्मॉन तितली को महाराष्ट्र ने राज्य तितली के रूप में घोषित किया है। किसका? ब्लू मॉर्मॉन। अगर चित्र देखना है तो आप देख लीजिए, ये है ब्लू मॉर्मॉन। ब्लू मॉर्मॉन तितली ये है, इसके बारे में आप देख लीजिएगा। इसको महाराष्ट्र ने राज्य तितली के रूप में घोषित किया है, जिसको हम राजकीय तितली बोलते हैं, राज्य तितली के रूप में घोषित किया है। और ये कहाँ पाया जाता है? श्रीलंका और भारत में पाई जाती है। ये तितली कहाँ पाई जाती है? श्रीलंका और भारत में। ठीक है, वहीं यह भारत की दूसरी सबसे बड़ी तितली है, यानी ब्लू मॉर्मॉन जो तितली है वो भारत की दूसरी सबसे बड़ी तितली है। ठीक है, तो सबसे बड़ी तितली कौन सी हो जाएगी? सदर्न बर्ड विंग, यानी सदर्न बर्ड विंग भारत की सबसे बड़ी तितली है, जिसे कर्नाटक ने राज्य तितली के रूप में घोषित किया है। दोस्तों सदर्न बर्ड विंग जो है ये क्या है? भारत की सबसे बड़ी तितली है, इसे कर्नाटक राज्य ने राज्य तितली के रूप में घोषित किया है। ठीक है,
तो दोस्तों आप बात समझ लीजिएगा कि ये है हमारा जैव विविधता का जो अगला पार्ट है, बाह्य संरक्षण। उसी में हमने पढ़ा दिया पक्षी विहार, उसी में हमने पढ़ा दिया तितली संरक्षण। क्योंकि तितली को जो संरक्षण किया जाता है वो लाल आके उसके अंदर डाला जाता है, तब जाके तितलियों को वहाँ पर सुरक्षा प्रदान की जाती है। वही बात करते हैं चिड़ियों को, तो चिड़ियों को तो एक जगह दे दिया जाता है जहाँ पर उसके खूब अच्छी तरीके से रह लेते हैं। आप ध्यान दीजिए, हमें पक्षियों को लाने के एक तरीका होता है, पेड़ पौधे लगाइए, वहाँ ढेर सारे वहाँ अनाज जो वो खाते हों, जो उनके चाव से वो खाते हो, उनको ला के रखने लगी, ऑटोमेटिक वहाँ पे ढेर सारी पक्षियाँ आ जाएंगी। यानी हम कहीं ना कहीं से उसको ला रहे हैं, ठीक है ना। तो वो भी क्या होता है, एक्टिविटी पद्धति के अंतर्गत ही आएगा। अब दोस्तों तितली के बारे में मैंने बता दिया, पक्षी विहार के बारे में बता दिया, वहीं जूलॉजिकल गार्डन के बारे में बता दिया, और उसके बाद तिरुवनंतपुरम जूलॉजिकल गार्डन के बारे में बता दिया है। आप समझिएगा, सदर्न बर्ड विंग भारत की सबसे बड़ी तितली है, उसका अगर पिक्चर देखना हो तो आप देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ये तो हमारे जैव विविधता संरक्षण का जो चैप्टर चल रहा है, इसके बारे में आप लोग क्या कहना चाह रहे हैं, और इसी तरीके से हमारे वीडियो को देखते रहिएगा। अगले वीडियो का इंतजार कीजिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।